फिर आपके पास सामने उपस्थित हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं आप पिछले वीडियो देखे होंगे, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर आप पिछला का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस दिए गए थे, उसको मैंने समझाया था। और इस नए वीडियो में भी हम नए क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और ये आपकी डिमांड पर ही ये सब हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड से बच्चों की या जो भी कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और हर रोज़ एक न एक वीडियो हम नए क्वेश्चन के साथ आते हैं, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आइकन बेल को नहीं प्रेस किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप देखिए जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बीच के पोर्शन में या लास्ट के पोर्शन में हर टाइप के क्वेश्चंस के अलग अलग मेथड बताए गए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप वीडियो ज़रूर देखें पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए है, और ये सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कंपटीशन में बैठने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ए स्प्रिंग विथ ए फोर्स कांस्टेंट ऑफ 200 न्यूटन बाई मीटर इज कंप्रेस्ड बाई 0.1 मीटर, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो हमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो फार्मूला आप जानिए कि फार्मूला क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ की के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है। देखिए स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 2000 न्यूटन बाई मीटर इज कंप्रेस्ड, मतलब इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं। तो जब दबाएंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी आएगी, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हमको निकालना है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 1/2, और 2000 इसका जो है फोर्स कांस्टेंट है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.1 मीटर। तो इस तरह से आपको इसका जो है 2 से 2 100 हो जाएगा, और 1.1 है तो 1/10 मतलब 10 जूल के लगभग 1.1 जूल के इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन आपको निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हमने किया और क्या चीज़ इसमें नई चीज़ थी। तो देखिए ये हमने वैल्यू भी रख दी, और इसमें वैल्यू रखने पर आपको आप निकाल लेंगे। तो क्या करना है, इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसकी फिजिक्स क्या है। देखिए फिजिक्स क्या है इसकी, ये भी चीज़ देखनी है। एक स्प्रिंग है, देखिए ये स्प्रिंग है, और इस जो है जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, तो इसमें दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस करेंगे तो ऐसे वाइब्रेट करेगा, लेकिन देखिए जब आप प्रेस करके करे रखेंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा। और इसकी वैल्यू जो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, जहाँ के जो है कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स की वैल्यू जो है कितना इसको कंप्रेस आपने किया ऊपर की तरफ, वो एक्स कहलाता है। तो ये सब वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो के की वैल्यू 200 है, और एक्स जो है 0.1 मीटर इसमें कंप्रेस किया गया है, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें हाफ के की जगह 200 रख देंगे, और यहाँ पर 0.1, तो ये आपको आ जाएगा 100, और यहाँ पर 1/10, तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग, देखिए 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1/10 और हो जाएगा, तो ये आपको केवल 1 जूल आ जाएगा इसका आंसर। तो ये पहला, देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा 1 जूल, मतलब क्या हुआ इसका आंसर 1 जूल, मतलब ये देखिए ये बी, इसका आंसर बी में आ जाएगा, तो बी को आप टिक कर देंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करना था। सबसे पहले तो एनर्जी फिजिक्स समझिए। इसकी फिजिक्स ये है कि जब किसी स्प्रिंग को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और प्रेस करके अगर छोड़ देंगे, अगर ऑसिलेट करेंगे, तो इसमें एनर्जी का वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करने उसकी वेलोसिटी भी होगी कुछ ऊपर नीचे, तो उसके लिए जो एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ प्रेस किया गया है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उसका फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसमें रख देंगे। के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स को जितना आपने ऊपर की तरफ प्रेस किया है वो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान दीजिए एक्स से है डिस्प्लेसमेंट, तो के की वैल्यू 200 और 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ओनली 0.1 मीटर को हमने ऊपर की तरफ दबाया है। तो इसमें देखिए इतनी 1 जूल एनर्जी इसमें आ गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें 1 जूल की आ गई। तो ये स्प्रिंग पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए न्यूमेरिकल है, तो देखिए इसमें हमें याद क्या रखना है, फार्मूला याद रखना है, मात्रक याद रखना है, और इन चारों विकल्पों का सॉल्व करके किसी एक पर टिक लगा देना है, तो बी आंसर सही होगा। चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये देखिए हमने आपसे पहले ही बताया था कि अलग अलग ढंग के हम क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे जहाँ भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल है, कितना मददगार साबित हो रहा है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, what happens to the gravitational potential energy of an object when it is raised to higher altitude। तो देखिए इसमें क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम अच्छी तरह से देखिए आपको हम समझा भी दे रहे हैं। मान लीजिए ये वस्तु है और इस वस्तु को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं या ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, ऊपर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी G और H पर। देखिए हाइट और मास मेन दो चीज़ें हैं, क्योंकि G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए M और H पर डिपेंड करेगा। इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि what happens to the gravitational potential energy of an object when it is raised to higher altitude। जब इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, मास तो वही रहेगा, जी भी वही रहेगा। देखिए यहाँ पर यम और जी तो एक तरह से समझिए कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन यह हाइट जो है वो बढ़ रही है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज होगा। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, इसमें इंक्रीज लिखा हुआ है, तो इंक्रीज होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें फिजिक्स क्या है इसकी, देखिए फिजिक्स मतलब भौतिक की क्या है इसमें, देखिए भौतिकी ये है कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब उसको ऊपर से छोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ जब आएगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी आ गई। तो इस तरह से उस पोटेंशियल एनर्जी की मान घटेगी या बढ़ेगी। जब भी आप ऊपर ले, जितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे
वहाँ पर चूँकि एच बढ़ता जा रहा है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि इसमें यम मास नहीं बदलेगा और जी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे चाहे कितनी भी ऊंचाई पर लेके जाइए, केवल एच बदलेगा। तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो याद रखिए, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी किसी वस्तु की, जब आप उसी वस्तु को नीचे लाएंगे तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन नष्ट नहीं होगी, उसका परिवर्तन गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। देखिए एसर्टेन दो हैं और रीजन, एसर्टेन और रीजन का क्वेश्चन है। देखिए ये अलग ढंग का क्वेश्चन, मैं आपको बताया ना कि ये हम अलग टाइप के अलग ढंग के जो कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशनों में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको लेके आ रहे। तो देखिए एसर्टेन एंड रीजन दोनों दिया है। एसर्टेन मतलब कि क्या है, वास्तविक चीज़ क्या है। acceleration due to gravity is the same for all objects on earth regardless of their mass। देखिए कह रहा है कि acceleration due to gravity मतलब g is the same for all objects on earth regardless of their mass। तो ये बहुत सही है, क्योंकि acceleration due to gravity किस पर डिपेंड करती है, मास पे। किसके मास पे, ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ रिगार्डलेस देयर मास। तो ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम, मतलब सबके लिए बराबर होगा। फिर दूसरा उसका रीजन क्या दे रहा है, ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत है। तो देखिए इसमें क्या है, ए इज ट्रू बी बट आर इज फॉल्स, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को ले जाते हैं ऊपर, ध्यान दीजिए इसमें क्या कर, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर ले जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये तो सेम रहेगी ही रहेगी जी, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 होती है। ये किसी वस्तु के मास पर या इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है, ये केवल पृथ्वी के मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ RE इस पर डिपेंड करती है। याद रखिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ तो चेंज होता नहीं है, आप ऊपर जाएंगे तब भी मास ऑफ द अर्थ कम होता जाएगा, मास ऑफ द अर्थ वही रहेगा, लेकिन नीचे जाने पर मास ऑफ द अर्थ चेंज होगा, क्योंकि छोटी पृथ्वी होती जाएगी, रेडियस भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से याद रखिए कि जी का मान दो बातों पर निर्भर करता है, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, न कि उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये भी ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन ये भी बदलती है, ऊपर जाने पर भी कम होगी और नीचे जाने पर भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये दो बातों पर निर्भर करती है। कौन सी दो बातों पर, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन वस्तु के, जो उस वस्तु को आप ले जा रहे हैं ऊपर या नीचे, उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। तो देखिए पहला असर्टेन तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है। तो क्या आंसर हो गया, ऐसा सी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ए इज ट्रू, आप ध्यान रखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये आंसर हो गया। तो आशा करते ये समझ गए होंगे। देखिए सिंपल इसकी फिजिक्स क्या है, सिंपल फिजिक्स है कि जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर या नीचे लेके जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बदलती है, लेकिन उसके मास पर, उस वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करती है। किस पर डिपेंड करती है? केवल दो बातों पर, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करती है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। देखिए मल्टीपल, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है।
ये ध्यान दीजिए, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, मतलब कि इसके दो आंसर हैं, इसमें जो है दो दो आंसर हैं, मतलब जो चार विकल्प दिए हुए इसके दो आंसर होंगे, केवल एक ही नहीं होगा बल्कि दो आंसर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर कंजर्वेटिव। तो देखिए फोर्स इसमें कौन सा कंजर्वेटिव होगा, मतलब रूढ़िवाद, जिसको कंजर्वेटिव रूढ़िवाद मतलब निश्चित होगा। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉर्मल फोर्स। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका फिजिक्स है। इसमें देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ए कंजर्वेटिव होगा, उसकी प्रारंभिक और लास्ट वाली, इस कंजर्वेटिव मतलब प्रारंभिक स्थिति और लास्ट वाली स्थिति क्या होती है इस पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब यही होता कि उसकी फोर्स लगा तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है और लास्ट वाली स्थिति क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो कंजर्वेटिव होगा और दूसरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, और ये सब नहीं होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स भी नहीं होगा। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, ए और सी, ये दोनों फोर्स जो होंगे वो कंजर्वेटिव होंगे, मतलब फर्स्ट स्टेज और लास्ट। ध्यान रखिए कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मैटर, किसी भी वस्तु का फर्स्ट स्टेज क्या है एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द मैटर, अगर ये डिपेंड करते हैं तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये याद रखिए, इसमें पहला और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ट्रू और फॉल्स, ये देखिए अलग क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेज कंटिन्यूसली। देखिए स्पीड ऑफ द जो है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। देखिए एक तो क्लियर एकदम लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी वस्तु चल रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ये भी ध्यान रखिए। इसमें क्या चीज़ है कि एक वस्तु है जो कि सर्कुलर मोशन करे, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, अभी केंद्र बल लगेगा, जिसकी दिशा हमेशा क्या होगी, केंद्र की तरफ होगी। और लेकिन चूंकि ये सर्कुलर मोशन है और एक यूनिफॉर्म है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेज। तो जब स्पीड ही नहीं बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया गया है मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है, मतलब एक कांस्टेंट। इस देखिए इसी क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हुआ है। ये सब यूनिफॉर्म जो लिखा हुआ है यही है इसका, देखिए इसी में छिपा हुआ है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही, कांस्टेंट स्पीड से चल रही, उसकी दिशा लगातार बदल रही, स्पीड है। तो जब लगातार बदल रही है तो इसका मतलब वो जो होगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर सही है, फॉल्स। तो ये आंसर इसका हो जाएगा फॉल्स, बी। आप क्या टिक करेंगे, बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग ढंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं और चार दोनों तरफ दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है और उसकी डिस्कवरी किसने की है। तो देखिए पहला पी, देखिए पहला PQRS दिया हुआ है ना। PQRS में आपको मैच करना है किसके साथ, पी का किसके साथ मैच होगा। तो देखिए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तो ये किसने इसकी डिस्कवरी की थी, इस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, क्या खोजा था। तो बहुत आसान है ये, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये आपको आ जाएगा पी का 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्यू क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या डिस्कवरी की, तो आप जानते ही हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्यू का 1 आंसर आ जाएगा, 1 से मैच करेगा। फिर आर है, तो आर का आइजैक न्यूटन, ये बहुत अच्छा है। आर का किससे, अगर लॉ ऑफ मोशन, तो आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया था। और यस क्या है, यस जो है माइकल फैराडे,
माइकल फैराडे ने क्या खोजा था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपका इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो मैच करना है P का 2, Q का 1, R का 3 और S का 4। ये याद भी रख लीजिए, क्योंकि इसमें कौन से साइंटिस्ट, 4 साइंटिस्ट हैं, इसमें चारों साइंटिस्ट ने क्या क्या खोजा था ये आपको याद होना चाहिए। तो जेम्स मैक्सवेल P का क्या हो जाएगा, इन्होंने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। आइजैक न्यूटन ने क्या दिया, लॉ ऑफ मोशन दिया। और माइकल फैराडे ने क्या दिया, क्या खोजा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए भाई दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा और नया वीडियो फिर से हम आपको लाएंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले पर रख देना है। देखिए क्या लिखा है, ए लाइट वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इफ इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। तो ये सिंपल वेवलेंथ निकालना, v = c/f। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई और f जो है फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू रख दीजिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया ही है और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दी हुई। तो ये सब वैल्यू रख देंगे इसकी। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ है, लेंथ है, वेव की लेंथ मतलब ये चीज़। तो ये वेवलेंथ हो गया, लैम्डा की वैल्यू तो निकल जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको आप खुद कर लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको समझदारी थोड़ी सी चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर। पानी में अगर आप बर्फ़ रखेंगे तो बर्फ़ जो है पिघलेगा। तो इस तरह से आपको नया क्वेश्चन आपको देंगे और अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके लाइक कर दीजिएगा। हाँ मिट्टू, अच्छा आ गया मिट्टू, चलो।